Last time we have done oxy acids of phosphorus. Now it is oxy acids of nitrogen. Oxy acids of nitrogen. एसिड ऑफ नाइट्रोजन. तो ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन के अंदर जो है 3 है एनसीईआरटी के अंदर. HNO2 नाइट्रस एसिड. HNO2 नाइट्रस एसिड है. स्ट्रक्चर इसका बहुत सिंपल है. HNO2 प्लेनर स्ट्रक्चर होगा इसका भी, लोन पेयर होगा और बेंड शेप आ जाएगी इसकी HON डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर. HNO2 का स्ट्रक्चर आ जाएगा. दूसरा है नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड HNO2 थोड़ा वीक एसिड है. HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड. तो उसमें कोई लोन पेयर नहीं आएगा. इसकी एग्जैक्टली प्लेनर शेप होगी. प्लेनर शेप HNO3, जिसका डिटेल भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी. दिस इज HNO3. कोई लोन पेयर नहीं आएगा इसके अंदर. नेक्स्ट नोट करेंगे इसमें. एक और है हाइपोनाइट्रस एसिड. हाइपोनाइट्रस नाइट्रस एसिड है ये, नाइट्रिक एसिड है ये. और अब नेक्स्ट कर रहे हैं हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2. H2N2O2. तो शेप इसका N डबल बॉन्ड N OH OH आ जाएगा. OH OH. ये है हाइपो H2N2O2 हाइपोनाइट्रस एसिड. हाइपोनाइट्रस एसिड. एक और है वैसे तो पर नाइट्रिक एसिड, पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड. वो कोड सिलेबस में नहीं है. ये 3 करने में एनसीईआरटी के अंदर जो है वो HNO4 होता है. नेक्स्ट नोट करेंगे आगे. इसमें डिटेल डिस्कस करेंगे HNO3 की. डिटेल ऑलरेडी हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं प्रिपरेशन वगैरह, फिर भी हम देखेंगे एक बार. नाइट्रिक एसिड अभी डिस्कस कर रहे हैं हम टॉपिक नाइट्रिक एसिड. ये हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं, बस थोड़ा बहुत उसके पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो और डिस्कस देखेंगे इसको. नाइट्रिक एसिड तो इसकी प्रिपरेशन है. पहले प्रिपरेशन इसकी फर्स्ट है लैब प्रिपरेशन. लैब में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसको. सोडियम नाइट्रेट लेंगे. सोडियम नाइट्रेट इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे. हालांकि नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है. ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, HNO3 को यहाँ से हटा देगा और खुद सॉल्ट बना लेगा NaHSO4. सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का सॉल्ट बना लेगा प्लस HNO3. नाइट्रिक एसिड लाइक दिस इट इज प्रिपेयर्ड. क्लियर. लाइक दिस नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड. इस तरह से नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर होगा. तो ये ध्यान रखना इसके अंदर. ये दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. तो ये लैब प्रिपरेशन है. नेक्स्ट हमने और जो हमें बर्कलैंड, मैं सेकंड नाम लिख देता हूँ सिर्फ, ये तो वैसे सिलेबस में भी नहीं था. बर्कलैंड आयड प्रोसेस और एक सेकंड जो है बर्कलैंड आयड प्रोसेस, ये हम कर चुके हैं डिस्कस. N2+O2 करके जो बनता था, NO बनता था और NO में हाफ O2 डालेंगे NO2 में H2O डाल देंगे तो HNO2 प्लस HNO3. HNO2 को हीट करके भी HNO3 बनता है. ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले. क्लियर. बर्कलैंड आयड प्रोसेस. और फिर है हमारा ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में. ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रिक एसिड. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आना भी चाहिए. सही ना. ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस. एमोनिया में O2 डाला था, प्लेटिनम 1100 केल्विन पे NO मिला था. NO में हाफ O2 डाल दिया था NO2 और NO2 में H2 डालेंगे तो HNO3 मिलता है, जो कि 68% मिलता है. फिर उसको हम 98% करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल के. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल दोबारा नहीं ले रहा हूँ उसकी. ये प्रिपरेशन हो गई इसकी. नेक्स्ट नोट करेंगे इसके और प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज में कलरलेस लिक्विड है. पहले तो इट इज कलरलेस लिक्विड होता है. कलरलेस लिक्विड है. कई बार पड़े पड़े अपने आप ही ये येलो कलर का हो जाता है. ये येलो कलर का हो जाता है. कैसे. HNO3 जो है ये टूट जाता है हमारा NO2 गैस में, जो कि ब्राउन होती है. ब्राउन और येलो को मैंने बता रखा है, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. नाइट्रिक एसिड क्वेश्चन आ सकता है. नाइट्रिक एसिड टर्न्स येलो ऑन स्टैंडिंग. तो ये क्वेश्चन दिखानी है इसके अंदर. H2O जो है NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा. NO2 के अंदर. तो ये NO2 में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको हम ब्राउन या येलो बोल सकते हैं. ब्राउन और येलो ऑन स्टैंडिंग. क्लियर. तो ये ध्यान रखना इसके अंदर. नेक्स्ट अब हमारा है इसी के अंदर कि इसका बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट इसका हमारा 232 केल्विन के आसपास इसका हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है. 232 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट के इसके आसपास होता है. और बॉइलिंग पॉइंट इसका 355-56 ऐसी केल्विन इसके अप्रॉक्सीमेट में है. तो अप्रॉक्सीमेट में ध्यान रख सकते हैं इसको. बॉइलिंग पॉइंट इसका हो जाएगा. और ये क्या कहते हैं लैब के अंदर जो होता है हमारा डेंसिटी, इसकी डेंसिटी ध्यान रखेंगे 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी इज इक्वल टू इसकी
1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम पर ml भी कहते हैं, ग्राम पर ml इसकी डेंसिटी होती है। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना। प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर मैंने इसका अभी बता दिया, इसका प्रॉपर्टीज के अंदर किसका प्लेनर स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। प्लेनर HNO2 का एंगुलर और वी और बेंड स्ट्रक्चर था, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा इसका। और नेक्स्ट नोट करेंगे इसके यूजेस, क्लियर, यूजेस नोट करेंगे इसके यूजेस। और ये अपना ये एसिड की तरह बिहेव करता है, जैसे HNO3 है, इसको वाटर में डाल देंगे तो ये H+ रिलीज कर देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इमीडिएटली अपने H+ रिलीज कर देगा। तो ये इस तरह से दिखा सकते हैं इसको। अब इसका जो है यूजेस, इसके यूजेस होता है इसका, एक तो फर्टिलाइजर्स के अंदर नाइट्रेट है, नाइट्रेट आयन होता है तो फर्टिलाइजर में जरूर यूज होगा, फर्टिलाइजर्स में, एक्सप्लोजिव में, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 की फॉर फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव, फॉर फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव्स। तो ये ध्यान रखना इसका यूज। नेक्स्ट जो यूज आएगा इसका, इन द पिकलिंग ऑफ मेटल्स। सेकंड यूज इसका क्या है, पिकलिंग ऑफ मेटल्स। पिकलिंग यानी क्लीनिंग, इन द पिकलिंग ऑफ मेटल्स, या स्टील कह सकते हैं। पिकलिंग ऑफ मेनली जो होता है स्टील, स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टील, उसमें इसका यूज आ जाता है। एचिंग ऑफ मेटल्स के अंदर आ सकता है, मार्किंग ऑफ मेटल्स कह सकते हैं इसको, एचिंग ऑफ मेटल्स, इसमें इसका यूज आता है। और एज एन ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है ये, ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स, एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही अच्छा ये, एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स। तो ये चीज ध्यान रखें, ये यूजेस है इसके। अब नेक्स्ट कुछ इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं जिंक और कॉपर के साथ, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ये भी देख लेंगे एक बार। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में जैसे जो मेटल्स के साथ हम देख ही चुके हैं, मेटल्स के साथ हम देख चुके हैं, नॉन मेटल्स के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा, हॉट और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा, तो नॉन मेटल्स या मेटेलॉइड्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज फॉर नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान देना, वो खुद पढ़ना है इसको ढंग से। नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स फर्स्ट, तो इसमें नोट कर लेंगे, जैसे अगर हमारे पास सपोज कार्बन है, तो कार्बन में HNO3 डाल दिया कंसंट्रेटेड, हॉट और कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया, तो ध्यान रखना इसमें नॉन मेटल जो है वो एक एसिड में कन्वर्ट होगा, IC, एक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो क्या मिल जाएगा इसमें, H2CO3 प्लस NO2। बैलेंस खुद करना, इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी है, बैलेंस खुद करना, रिडॉक्स रिएक्शन है ये। बी जो है, जैसे सपोज मेरे पास है कार्बन, फॉस्फोरस ले लिया, फॉस्फोरस का एक एसिड क्या होता है, फॉस्फोरस प्लस HNO3, तो ये मिल जाएगा H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। नाम याद रखना है फॉस्फोरिक, ये क्वेश्चन आना है, व्हाट हैपेंस व्हेन फॉस्फोरस इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कौन सा ये, कंसंट्रेटेड, हॉट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा प्लस NO2, बैलेंस कर लेंगे, प्लस वाटर में मिलता है साथ में, बैलेंस जरूर करना, बैलेंस जरूर करना। यहाँ पे कार्बोनिक एसिड मिला है, यहाँ क्या मिला है, कार्बोनिक एसिड, और ये मिल गया फॉस्फोरिक एसिड। और ये तो हमेशा कंसंट्रेटेड में क्या मिलता है, हमेशा NO2। तीसरा, थर्ड, अगर सल्फर है, कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया, तो इसमें मिल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2O प्लस NO2, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NO2 प्लस H2O। और आयोडीन ले लिया अगर, HNO3, जो NCERT में सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं, कोई डिटेल नहीं ले रहे इसकी। ये तो एक वाला एसिड याद रखना, एक वाला एसिड मिलता है, तो HiO3 मिलता है, आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड प्लस NO2। ये सोचना है कि यहाँ पे HiO4 क्यों नहीं मिला, है ना, वो भी तो पर आयोडिक एसिड होता है, वो भी एसिड है, वो क्यों नहीं मिला, ये खुद ट्राई करना क्वेश्चन। I2 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 क्या मिल जाएगा, NO2। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का।
तो इस तरह से और भी है नॉन मेटल्स, बोरोन आ गया, आर्सेनिक आ गया, सब में एक एसिड बन जाएगा, सब में क्या बनेगा, एक एसिड। ये एनसीईआरटी में देखें, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अब ये नॉन मेटल्स को भी कर देता है, मेटल्स को भी कर देता है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनको नहीं करता है, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनको नहीं करता है। और मैग्नीशियम और मैंगनीज को तो H2 गैस, उनसे H2 गैस मिलता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन, लेकिन हाँ एनसीईआरटी में नहीं, तो इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे उसको। तो इसके अंदर नोट करेंगे आगे, जैसे कुछ मेटल्स हैं, जैसे हम बात करें अगर क्रोमियम की, क्रोमियम, निकल, एल्यूमिनियम, ये पता लग गया उसको, एल्यूमिनियम को देखते ही। दीज आर पैसिव, दे आर पैसिव टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड HNO3। ध्यान होगा, एल्यूमिनियम के कंटेनर में हम कैरी कर सकते हैं किसको, जस्ट कौन सा कार्बन है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ गई। तो एल्यूमिनियम, निकल और क्रोमियम, एल्यूमिनियम, निकल, क्रोमियम, दे आर पैसिव टुवर्ड्स HNO3, टुवर्ड्स HNO3 कंसंट्रेटेड। तो इसका क्या, बहुत सिंपल सा रीजन है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव या पैसिव, प्रोटेक्टिव और पैसिव ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस, ये ध्यान रखना इसके अंदर। एल्यूमिनियम, निकल, क्रोमियम ये पैसिव होते हैं टुवर्ड्स HNO3, क्यों, क्योंकि इनके सरफेस पे प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसलिए ये रिएक्ट नहीं करते, और इसलिए एल्यूमिनियम के कंटेनर में हम कंसंट्रेटेड HNO3 को कैरी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट अब है कुछ नोबल मेटल्स भी हैं, ये इंपॉर्टेंट था ही। कुछ नोबल मेटल्स भी हैं, जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, हालांकि थोड़ा बहुत रोडियम जो होता है वो भी होता है, इरिडियम भी होता है, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करते, ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ये भी डिजॉल्व नहीं करते क्योंकि नोबल मेटल्स हैं, सो दे डू नॉट डिजॉल्व इन दिस HNO3, डू नॉट डिजॉल्व। इसलिए इनको डिजॉल्व करने के लिए हम स्पेशल टाइप का एक केमिकल बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्वा रीजिया। क्या बोलते हैं, एक्वा रीजिया। 10th क्लास में भी ये पढ़ा होगा सबने, एक्वा रीजिया। ये 1:3 होता है रेशियो किसका, HNO3 का और HCl का, HNO3 + HCl, 1:3 रेशियो, दिस इज कॉल्ड एज एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया ये रेड करके देता क्या है, HNO3 + 3 HCl, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NOCl देगा नाइट्रोसोनियम क्लोराइड प्लस नेसेंट क्लोरीन देगा 2Cl + H2O, 2H2, ये मिल जाएगा। अब ये नेसेंट क्लोरीन जो है गोल्ड को भी डिजॉल्व कर सकता है, प्लैटिनम को भी। Au + 3Cl, ये बनाएगा AuCl3 पहले, और एक क्लोराइड, और उसके बाद इसको डिजॉल्व करेंगे HCl के अंदर, थोड़ा HCl और डालेंगे इसके अंदर, तो ये मिल जाएगा HAuCl4, ये याद रखना, HAuCl4, क्लोरोऑरिक एसिड, तो ये ध्यान रखना, क्लोरोऑरिक एसिड, क्लियर, क्लोरोऑरिक एसिड CH, क्लोरोऑरिक एसिड। तो इसको ध्यान रखना,
इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लोरोओरिक एसिड। तो ऐसे ही प्लेटिनम को भी डिजोल्व कर लेता है ये एक्वेरेजिया। किसको डिजोल्व कर लेगा? प्लेटिनम को भी। किस तरह से डिजोल्व करेगा ये ध्यान देंगे इधर। प्लेटिनम Pt प्लस 4Cl, पहले बनता है PtCl4, PtCl4 में 2HCl डाल देते हैं तो क्लोरोप्लेटिनिक एसिड H2PtCl6, ये आ गया क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। तो क्लोरोप्लेटिनिक एसिड बन जाएगा। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट नोट करेंगे। अब जो एक टेस्ट है नाइट्रेट आयन से रिलेटेड, नाइट्रिक एसिड है उसके अंदर नाइट्रेट आयन से प्रेजेंट है। नाइट्रेट आयन को डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कूल में लैब में भी करेंगे एक बार टेस्ट इसका, ब्राउन रिंग टेस्ट। दिस इज फॉर नाइट्रेट आयंस। नाइट्रेट आयंस के लिए टेस्ट होता है, ध्यान देंगे। नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट है अगर, जैसे NaNO3 है, KNO3 है, इस तरीके से, उसमें डालेंगे हम FeSO4। नाइट्रेट आयंस अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, प्लस H2SO4 डालेंगे, प्लस H2SO4 डालेंगे तो इससे आयरन प्लस 2 जो है, आयरन प्लस 2 जो है, ये आयरन प्लस 2 प्रेजेंट है, ये ऑक्सीडाइज होकर आयरन प्लस 3 दे देगा। आयरन ऑक्सीडाइज होकर प्लस 2 से प्लस 3 दे देगा। Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस NO ये मिल जाएगा। आयरन प्लस 2 से प्लस 3 में चला गया। नाइट्रेट आयंस जो हैं वो किस में चले जाएंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड दिस FeSO4, ये जो बच गया हुआ कुछ FeSO4 ये रिएक्ट करेगा इसके साथ एंड विल फॉर्म ए ब्राउन रिंग। बस ये ध्यान रखना है लैब में टेस्ट परफॉर्म करते समय कि कंसंट्रेटेड HeSO4 को हमेशा साइड्स ऑफ ट्यूब से डालेंगे, साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब से डालेंगे, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अब FeSO4 ध्यान देंगे, नेक्स्ट लाइन FeSO4 प्लस 5H2O प्लस NO, तो ये बना देता है FeH2O होल 5 NOSO4, FeH2O होल 5 NOSO4। सही, तो ये ध्यान, दिस इज कॉल्ड एज ब्राउन रिंग, दिस इज द ब्राउन रिंग फॉर्म। तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट है, नाइट्रेट आयंस के लिए टेस्ट होता है। नाइट्रेट आयंस के लिए टेस्ट होता है, इसमें क्या कहते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है बेरियम नाइट्रेट ये टेस्ट क्यों नहीं देगा? बेरियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट ये टेस्ट नहीं देते हैं। इसमें आयरन की स्टेट क्या होगी, इसके अंदर क्या कहते हैं, आयरन कितने ब्राउन रिंग में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, इसका कलर किसकी वजह से है, तो ये क्वेश्चन सारे ट्राई करने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो ये दिस वाज कंप्लीट ब्राउन रिंग टेस्ट, ये ब्राउन रिंग टेस्ट था, इसको कर लेंगे जरूर, इंपॉर्टेंट टेस्ट है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अब नेक्स्ट अब हमारा एक टॉपिक रह गया फॉस्फिन गैस। क्लियर, फॉस्फिन गैस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसमें भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बनते हैं, नोट करेंगे एक बार। फॉस्फिन गैस, पहले इसकी प्रिपरेशन, फॉस्फिन PH3 फॉस्फिन गैस, जिसकी रॉटन फिश लाइक स्मेल होती है, रॉटन फिश लाइक स्मेल होती है इसकी, और फॉस्फिन गैस। अब इसकी प्रिपरेशन नोट करेंगे पहले। लैब प्रिपरेशन मैं इसकी पहले भी बता चुका हूँ। P4, ये थोड़ा फास्ट नोट करेंगे, पहले हो चुका है टॉपिक है। P4 में वाइट फॉस्फोरस में जब KOH आ जाएगा और 3H2O आएगा तो इसमें बनता है PH3 प्लस फॉस्फिन गैस प्लस KH2PO2 पोटेशियम हाइपोफॉस्फेट। ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है। इनर्ट CO2 में रिएक्शन होती है, इनर्ट CO2 के अंदर रिएक्शन होती है। ये प्रिपरेशन होगी इसकी। और प्रिपरेशन इसकी, जैसे अगर मैं इसका सॉल्ट ले लूँ फॉस्फाइड का CA3P2, इसमें H2 डाल दूँ तो इससे भी होगा, क्या मिलेगा, CA2 प्लस है तो 3CaO2 प्लस 2PH3, ये भी हो चुका है। इसी में अगर मैं HCl डाल दूँ, HCl भी डाल दें तो सेम रिएक्शन होगी बिल्कुल, बस CaO2 का क्या मिल जाएगा, CaO2 का क्या मिल जाएगा, CaCl2, 3CaCl2, क्योंकि CaO2 एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, प्लस 2PH3। तो ये PH3 की प्रिपरेशन हो गई तीनों। दिस इज प्रिपरेशन ऑफ PH3। अब इसके साथ दिक्कत क्या आती है कि इस फॉस्फीन के साथ ना एक ये नॉन इन्फ्लेमेबल है, ये जलता, अपने आप नहीं जलती गैस ये, लेकिन इसके साथ एक इम्प्योरिटी आती है P2H4 की या फॉस्फोरस की कह सकते हैं, P2H4 की या फॉस्फोरस की, इसके साथ इम्प्योरिटी आती है और वो होती है हाईली इन्फ्लेमेबल, तो इसीलिए PH3 को P2H4 से अलग करने के लिए हम इसको ट्रीट करते हैं एक बेस के साथ, दैट इज
HI से ट्रीट करते हैं तो HI बेस है, और ये भी क्या है, फीबली, PH3 भी क्या है, फीबली बेसिक यानी वीकली बेसिक है। तो बेस और एसिड की रिएक्शन हो जाएगी, ये P2H4 अलग हो जाएगा, तो PH4I आ जाएगा, PH4I आ गया और P2H4 अलग हो गया। अब PH4I के अंदर हम दोबारा इसको PH3 को रीजनरेट करना है, तो स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो वीकर बेस बाहर, KOH डाल दिया इसके अंदर, तो वीकर बेस PH3 बाहर हो जाएगा प्लस KI प्लस H2। तो इस तरीके से हमें PH3 गैस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, PH3 गैस। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर है ना, PH3 गैस मिल जाएगी इस तरीके से। तो ये हमने PH3 को अलग कर लिया P2H4 से। इसका यूज़ भी आएगा, यूज़ भी देखेंगे इसको, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ PH3। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ PH3। तो प्रॉपर्टीज के अंदर हम नोट करेंगे प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज की, जैसे ये मैंने बता दिया कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस है ये, इट इज कलरलेस गैस, ये ध्यान रखना इसके अंदर। और रॉटन फिश लाइक स्मेल मैंने बता दिया पहले, रॉटन फिश लाइक स्मेल होती है इसकी, हाईली पॉइजनस होती है। PH3 फॉस्फिन गैस, फॉस्फिन गैस है, PHOS PHINE, फॉस्फिन गैस पॉइजनस होती है, कलरलेस गैस है, रॉटन फिश लाइक स्मेल है, पॉइजनस होती है। और थोड़ा सा भी अगर ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया इसके पास, जैसे HNO3 Cl2 या Br2, ये टूट जाएगी, सही ना। तो ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आ गया, थर्ड पॉइंट, डिसोसिएट कर जाएगी इन इवन ट्रेसेस ऑफ PH3 है। अगर इसके पास Br2 आ जाएगा, HNO3 आ जाएगा, तो ये टूट जाएगी, ये गैस टूट जाएगी। दिस विल डिसोसिएट, गैस विल डिसोसिएट, गैस डिसोसिएट्स, ये डिसोसिएट कर जाएगी फॉस्फोरस और H2 के अंदर। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है इसके अंदर, सही ना। तो और लाइट भी आ गया, लाइट भी आ गई इसके अंदर, बहुत कम पानी में सॉल्युबल है, लाइट के प्रेजेंस में भी। फोर्थ PH3 लाइट के प्रेजेंस में भी लाइट भी आ जाएगी, तो भी ये डिसोसिएट कर जाती है P+3/2 H2 के अंदर। और फॉस्फोरस जो मिलता है यहाँ पे वो रेड फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस H2 में डिसोसिएट कर जाएगी, बहुत स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये और ध्यान रखना है, इट इज ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, क्लियर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। और बेसिक है तो HBr से तो रिएक्ट करेगी, HBr एसिड के साथ, PH3 प्लस HBr, मैंने ऊपर HI की डायरेक्शन दिखाई थी, HBr की डायरेक्शन दिखा रखी, तो PH4Br बन जाएगा, सही ना, PH4Br बन जाएगा। और कॉपर सल्फेट, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दो बोर्ड में पूछी हुई है। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कैसे होगी PH3 की, और HgCl मर्कुरी क्लोराइड के साथ, ये दोनों रिएक्शन बोर्ड में पूछी हुई हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। CuSO4 प्लस PH3 सॉल्ट बन जाएगा Cu3P2, और ये कई बार टूट भी जाता है कॉपर के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। प्लस H2SO4 आएगा साथ में, प्लस H2SO4। और ये इसमें अगर रिएक्शन होगी, इसमें अगर HgCl2 प्लस PH3 के साथ रिएक्शन होगी, तो इसमें आंसर आ जाएगा Hg3P2 मर्कुरिक फॉस्फाइड प्लस HCl, मर्कुरिक फॉस्फाइड प्लस HCl। तो ये रिएक्शन भी दोनों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे इसको आगे। अब यूज ऑफ PH3, नेक्स्ट पेज पे आएगा यूज। यूजेस पहला यूज इसका PH3 का होम सिग्नल में, होम सिग्नल इसमें यूज होता है। होम सिग्नल में हम क्या करते हैं, जैसे Ca3P2 प्लस CaC2, इसको पियर्स करके, इसको पियर्स है ना, तोड़ करके कपड़े में लपेट देते हैं और उसको डाल देते हैं समुद्र के अंदर, सी में फेंक देते हैं। तो सी में वाटर के साथ ये कंबाइन करके क्या रिलीज करेंगे, 3COH, तो यहाँ से बन जाएगा, एक COH वहाँ से बन जाएगा, प्लस 2PH3 प्लस एसिटाइलिन गैस। एसिटाइलिन गैस भी वेल्डिंग गैस होती है, प्लस COH भी मिलता है इसके साथ भी। तो ये PH3 मिल गई, वेल्डिंग गैस मिल गई साथ में, सही ना। अब PH3 के साथ एक इम्प्योरिटी भी आती थी, हाईली इन्फ्लेमेबल होती थी, तो ये बर्न करने की, मतलब समुद्र में एक फ्लेम आ जाएगी, समुद्र में एक फ्लेम आ जाएगी, जिसके विच विल मार्क डेंजर पॉइंट टू द अप्रोचिंग स्टीमर्स। स्टीमर जो पास आ रहे हैं वो कहेंगे यहाँ पे नहीं आना, यहाँ पे डेंजर है। शर्लॉक होम्स की स्टोरीज में ये ऐसा कंसेप्ट यूज भी किया गया है काफ़ी बार, तो ये ध्यान रखना चाहिए। इसको बोलते हैं होम सिग्नल। दूसरा स्मोक स्क्रीन्स में भी PH3 गैस का यूज होता है।
स्मोक स्क्रीन्स में भी PS3 गैस यूज़ होती है, ठीक है ना। PS3 गैस स्मोक स्क्रीन्स में भी यूज़ होती है, तो ये भी इसके अंदर ध्यान रखना है। तो ये हमारे हो गए यूजेज ऑफ PS3, क्लियर, दिस वाज यूज ऑफ PS3। फिर एक बार नोट कर लेंगे जल्दी से, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राईहेलाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राईहेलाइड। हाइड्रोलिसिस जैसे NCl3 है, NCl3 इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये देता है NH3 प्लस HOCl, NH3 प्लस HOCl। और अगर हाइड्रोलिसिस होगा PCl3 का, इसका मैं बता चुका हूँ बहुत बार, जितना कोवेलेंट होगा ट्राईहाइड्राइड उतनी जल्दी हाइड्रोलिसिस होता है, ये ध्यान रखना। इंटरेक्शन ऑफ H+ एंड OH आयंस विद वाटर मॉलिक्यूल्स, NCERT के 11th क्लास में हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा हुआ है व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, इसलिए मैं डायरेक्ट डायरेक्शन लिख रहा हूँ। सारी डिटेल इसकी NCERT में दे रखी है 11th क्लास की। H3PO3 प्लस HCl, H3PO3 प्लस HCl आ जाएगा इसके अंदर। एक मिनट, इसको नेक्स्ट वीक लिखते हैं। PCl3 प्लस H2O तो यह आ जाएगा H3PO3 प्लस HCl, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट ASCl3 होता तो उसमें भी H3ASO3 प्लस HCl। अब ये कोवेलेंट कैरेक्टर खत्म होता जा रहा है, इसलिए अब इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा SpCl3 का, इसका बहुत पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। SbOCl, एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा, क्या मिलेगा, एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड, Sb प्लस OCl नेगेटिव प्लस 2HCl। और सेम ऐसे ही, और वाइट कलर की टर्बिडिटी होती है, ये ध्यान रखना इस चीज़ का, BiCl3 प्लस H2O, इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा तो पार्शियल होगा। और BiOCl, ये दोनों रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, BiO प्लस OCl नेगेटिव ऑक्सीक्लोराइड प्लस 2HCl, तो वाइट टर्बिडिटी मिलती है इनकी। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वाइट कलर की टर्बिडिटी मिलती है और ये वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। वाइट कलर की टर्बिडिटी बाय वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, तो ये इसके अंदर ध्यान रखने वाली बातें इंपॉर्टेंट है सारी, तो ये पता होनी चाहिए सारी। नेक्स्ट अब जैसे क्वेश्चंस इसके अंदर अगर आते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है कि N2 इज गैस एंड डायटोमिक, गैस होता है डायटोमिक होता है, लेकिन फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक सॉलिड है, ये टेट्रा एटॉमिक सॉलिड है, ऐसा क्यों है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर नोट करेंगे नेक्स्ट पेज पे एक बार। नाइट्रोजन मैंने ये बताया हुआ पहले भी, मल्टीपल बॉन्डिंग के अंदर N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, नाइट्रोजन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ, नाइट्रोजन फॉर्म्स p पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉन्ड्स विद इटसेल्फ ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, एंड देयर आर weak intermolecular forces, intermolecular forces, सही ना, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, इसलिए क्या होगा ये स्मॉल p पाई बॉन्ड स्मॉल साइज की वजह से, तो इसलिए N2, एक N2 का मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो दूसरा N2 का मॉलिक्यूल यहाँ होगा, इन दोनों में क्या होंगे, बहुत ही वीक वेंडल फोर्सेस, इसलिए N2 गैस है। फॉस्फोरस ऐसा नहीं कर पाता, फॉस्फोरस कैन नॉट डू सो बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, फॉस्फोरस can't do so because of its large size। तो ये ध्यान रखना, फॉस्फोरस इसलिए टेट्रा एटॉमिक सॉलिड होता है, स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ। इसी वजह से जैसे साइनाइड आयन है ये एग्जिस्ट करता है बट नॉट Cp नेगेटिव आयंस, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। C और N दोनों का साइज छोटा, दोनों आपस में क्या बना लेंगे, p पाई मल्टीपल बॉन्ड, ये लिखना है, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन सो दे कैन इजीली फॉर्म p पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, p पाई मल्टीपल बॉन्ड बना के एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी है, O2 गैस और डायटोमिक है लेकिन सल्फर ऑक्टाटोमिक सॉलिड है, जो ग्रुप 16 में हम पढ़ेंगे, क्लियर, जो हम कहाँ पढ़ेंगे, ग्रुप 16 के अंदर। तो यहाँ तक पढ़ के रखना है और नेक्स्ट टाइम हम आगे करेंगे कुछ क्वेश्चन इसके, फिर ग्रुप 16। ओके, थैंक्स।